हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। हम सभी जानते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें टॉटोमेरिज्म पाई जाती है। टॉटोमेरिज्म का मतलब है कि कीटो और इनोल्स आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। यहाँ पे देखिए कार्बोनिल कंपाउंड की स्ट्रक्चर दी गई है, जिसमें कि एक कीटो फॉर्म है और एक इनोल फॉर्म है। और यहाँ पे दिखाया गया है कि दोनों फॉर्म एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे जो इसकी इनोल फॉर्म होती है, इसकी अगर बेस के साथ में हम रिएक्शन करवाएं तो उस स्थिति में इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे जो बना हुआ इनोलेट आयन होता है वो इस तरह से रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड हो जाता है। यहाँ पे देखिए इनोल फॉर्म है, इनोल फॉर्म की बेस के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं तो उस स्थिति में क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप का जो हाइड्रोजन एटम है वो प्रोटॉन के रूप में रिलीज हो रहा है और इनोलेट आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये इनोलेट आयन इस तरह से रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप में क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑक्सीजन एटम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट रहते हैं। तो यहाँ पे स्थिति ऐसी हो जाती है कि ऑक्सीजन एटम पर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन एटम पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस स्थिति में यहाँ पे जो इनोलेट आयन जिसका की फॉर्मेशन हो रहा है उसका हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस में काम में ले सकते हैं। तो एक तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस में एक ये इम्पोर्टेंट रोल के रूप में ये यहाँ पे काम करेगा। जब इनोलेट आयंस की बेस कैटलिस्ट की उपस्थिति में हम यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स वाले कार्बोनिल कंपाउंड से ये प्राप्त होते हैं। तो इनकी जब रिएक्शन करवाते हैं बेस की उपस्थिति में तो उस स्थिति में क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड्स का बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो कार्बोनिल कंपाउंड्स या कार्बोनिल ग्रुप्स वाले कंपाउंड्स होते हैं उनमें अल्फा हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं उनका जो नेचर होता है वो एक तरह से क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है। और एसिडिक नेचर होने के कारण स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा ये कंपाउंड्स आसानी से प्रोटॉन रिलीज कर देते हैं। तो इस स्थिति में एनायन का फॉर्मेशन होता है। इस एनायन को या तो कार्ब एनायन कहेंगे या इनोलेट रिनायन कहेंगे, क्योंकि जो ये रिनायन होता है ये क्या करता है, इसमें जो दोनों एटम्स है कार्बन और ऑक्सीजन एटम दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस है। ऑक्सीजन क्या करता है, बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी उसमें होती है। तो उस कारण से क्या होता है, ऑक्सीजन एटम पर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो उस स्थिति में न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है वो कार्बन एटम पर इजीली हो जाता है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वो कैसा होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा होगा। ये जो मैकेनिज्म होगी ये SN2 मैकेनिज्म के द्वारा होगी। तो इस स्थिति में इनोलेट जो एनायन बनते हैं वो एल्किल हैलाइड के साथ में SN2 अभिक्रिया यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे इनोलेट एनायन या इनोलेट आयन जो है वो एल्किल हैलाइड्स के साथ में रिएक्ट करके एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करते हैं जो कि लास्ट में प्रोटॉन एक्सेप्ट करके फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये जो प्रोटॉन लेते हैं ये प्रोटॉन सॉल्वेंट से भी ले सकते हैं और रिएजेंट से भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन दी गई है जिसमें कि एसिटो एसिटिक एस्टर लिया गया है और उसकी एक स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम इथोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाई गई है। तो यहाँ पे इनोलेट आयन का फॉर्मेशन हो रहा है।
साथ ही हमें एथिल अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल भी रिलीज हो रहा है। ये जो बना हुआ इनोलेट आयन है, इसकी जब मेथिल ब्रोमाइड के साथ में SN2 मैकेनिज्म के द्वारा रिएक्शन करवा रहे हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, इनोलेट कार्बन के साथ में यहाँ पे एक एल्किल समूह जुड़ जाता है। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती है इनको एल्काइलेशन रिएक्शंस कहते हैं। तो इस तरह से जो बना हुआ इनोलेट आयन है ये एल्काइलेशन रिएक्शंस देता है, लेकिन ये किस मैकेनिज्म के थ्रू देता है, SN2 मैकेनिज्म के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन एटम्स है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव में काफ़ी डिफरेंस है। एक तरह से ये पोलर नेचर का होता है, ये जो ग्रुप होता है ये पोलर नेचर का होता है। फिर हम आगे बात करते हैं एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यदि किसी कार्बोनिल ग्रुप की अल्फा पोजीशन पर कोई हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है तो वो कैसा नेचर शो करेगा, एसिडिक नेचर शो करेगा, क्योंकि यदि वो प्रोटॉन रिलीज कर देगा तो उस स्थिति में जो बना हुआ ऋणायन है वो रेजोनेंस के द्वारा इस तरह से स्टेबलाइज्ड हो जाता है। यहाँ पे देखिए एक इनोलेट आयन दिया गया है और इनोलेट आयन की क्या करवा रहे हैं, बेस के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये अल्फा पोजीशन पे ये जो हाइड्रोजन एटम है इसको ले लेगा, क्योंकि ये इनोलेट आयन क्योंकि इसमें इनोलेट आयन में ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये ऑक्सीजन एटम के पास में जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को क्योंकि अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने का नेचर होता है। तो ये क्या कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट यहाँ शो कर रहा है और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के कारण यहाँ पे जो अल्फा कार्बन एटम है, ये अल्फा कार्बन एटम इस अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ से प्रोटॉन के रूप में रिलीज कर देगा, आसानी से रिलीज कर देगा, और इस कारण से ये एक तरह से एसिडिक नेचर यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पे जो बाद में जो इनोलेट रेनाइन का फॉर्मेशन होगा, ये रेनाइन भी इस तरह से रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स वाले कुछ कीटोनिक कंपाउंड्स दिए गए हैं और उनकी pKa की वैल्यू दी गई है, जिसमें से पहला कंपाउंड है एसीटोन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और pKa की वैल्यू क्या है इसकी 20 है, मतलब ये कि वीक एसिड है। इसी तरह से दूसरा कंपाउंड है एथिल एसीटेट, जिसमें भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है लेकिन इसकी pKa की वैल्यू 25 है, जो कि और भी ज़्यादा वीक एसिड है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए ये एस्टर ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये एस्टर का जो ऑक्सीजन एटम है इसका भी नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन क्या ये क्या कर रहा है, इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं, इसके साथ में डीलोकलाइज हो रहे हैं। इस कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड की जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इसके साथ में डीलोकलाइजेशन में इस तरह से एक तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पार्टिसिपेट करने के कारण यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है वो आसानी से प्रोटॉन के रूप में रिलीज नहीं हो पाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बहुत ज़्यादा है इस कार्बोनिल ग्रुप पर। तो इस कारण से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को इतनी आसानी से अट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो आसानी से प्रोटॉन के रूप में रिलीज नहीं हो पाएगा और वीक एसिड के रूप में यहाँ पे ये नेचर शो करेगा। तीसरा कंपाउंड डाई एथिल मेलेनोइट या मेलोनिक एस्टर है, जिसकी pKa की वैल्यू 13 है। फोर्थ कंपाउंड है एथिल एसिटो एसिटेट या एसिटो एसिटिक एस्टर, जिसकी pKa की वैल्यू 11 है। फिफ्थ कंपाउंड 2,4 पेंटेन डाइओन या एसिटिल एसीटोन है, जिसकी pKa की वैल्यू 9 है, जो कि काफ़ी कम है। तो एक तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह यहाँ बिहेव करेगा। और छठा कंपाउंड यहाँ पे है एथिल साइनो एसिटेट या साइनो एसिटिक एस्टर, जिसकी की pKa की वैल्यू 9 है, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह यहाँ पे बिहेव करेगा। तो इस तरह से हम टेबल को देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो कार्बोनिल ग्रुप युक्त जो कंपाउंड्स है जैसे कि कीटोन और एस्टर, वो काफ़ी वीक एसिड है, क्योंकि इनकी जो pKa की वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इन कंपाउंड्स को जब एल्कोक्साइड के साथ में हम इनको इनोलेट आयन में इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस स्थिति में जो क्या होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, उसकी pKa की जो वैल्यू होती है वो इन कीटोन या एस्टर्स की तुलना में भी क्या होती है, कम होती है, मतलब वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो इस कारण से जो अपोजिट रिएक्शन होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव यहाँ पे हो जाती है। जैसे पहली रिएक्शन यहाँ पे दी गई है, पहली रिएक्शन में देखिए कीटोन है, कीटोन की रिएक्शन अल्कोक्साइड के साथ में करवाई गई है। तो यहाँ पे कीटोन के इनोलेट आयन का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ में एथिल अल्कोहल का मॉलिक्यूल बन रहा है, जिसकी कि pKa की वैल्यू 16 है, जो कि कम है।
ठीक है ना। तो एक तरह से ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह यहाँ बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे जो अपोजिट रिएक्शन है वो एक तरह से ज़्यादा यहाँ पे इफेक्टिव हो रही है। इसी तरह से यहाँ पे क्या लिया है, एस्टर लिया हुआ है, और एस्टर की भी यहाँ पे एल्कोक्साइड के साथ में यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हैं जो कि प्रबल क्षार है। तो उस स्थिति में इनोलेट आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ में एथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल का भी फॉर्मेशन हो रहा है जिसके की pKa की वैल्यू कम है। तो इस कारण से यहाँ पे भी क्या होगा, अपोजिट रिएक्शन यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव होगी। लेकिन यदि इन कंपाउंड्स की और जो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जैसे कि अमाइड्स के साथ में रिएक्शन करवाए तो उस स्थिति में क्या होगा, जो अल्फा प्रोटॉन है वो आसानी से रिलीज हो जाएगा। तो आसानी से रिलीज होने के कारण ऐसी रिएक्शंस ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसमें जो यहाँ पे गलत दिया हुआ है, यहाँ पे ये क्या है, कीटोन है, कीटोन की रिएक्शन करवाई गई है यहाँ पे बेस के साथ में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनोलेट आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ में ही अमोनिया का मॉलिक्यूल निकल रहा है जिसकी की pKa की वैल्यू 35 है जो कि बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से एस्टर की क्षार के साथ में अभिक्रिया करवाई गई है तो इनोलेट आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक तरह से सिंपल कीटोन की तुलना में एक सिंपल एस्टर के जो pKa की वैल्यू होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इस स्थिति में जो एस्टर का अल्फा हाइड्रोजन होता है वो कीटोन की तुलना में क्या होता है, वो कम एसिडिक नेचर का होता है। तो इसका कारण ये होता है कि जो एल्कोक्सी समूह का जो ऑक्सीजन एटम होता है वो कार्बोनिल ग्रुप के जो कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन एटम होता है उसके इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ में डीलोकलाइजेशन उसका हो जाता है। यहाँ पे देखिए डीलोकलाइजेशन जो शो किया गया है, ये कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन एटम है ये क्या करता है, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इसके कारण ये ऑक्सीजन एटम है जो एल्कोक्सी ग्रुप का, उसका ऑक्सीजन जो एटम है उस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन युग्म है या इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस तरह से डीलोकलाइजेशन में यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह से डीलोकलाइजेशन के द्वारा हमें ये की नई स्ट्रक्चर मिलती है। तो यहाँ पे जो R समूह होता है वो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उससे इजीली इतना रिलीज नहीं हो पाता है। साथ ही जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसका जो ऑक्सीजन एटम होता है वो एल्कोक्सी समूह के साथ में एक तरह से इंटरेक्शन में रहता है और इनोलेट आयन की जो स्टेबिलिटी है उसको भी वो डिक्रीज कर देता है। अब यहाँ पे यदि ये जो कीटोनिक समूह है इनके अल्फा कार्बन पर यदि कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला समूह जुड़ा हुआ हो तो उस स्थिति में भी इलेक्ट्रॉन जो इनोलेट आयन जो होता है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है तो उस स्थिति में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी अल्फा कार्बन एटम पर और वो क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और प्रोटॉन को, हाइड्रोजन एटम को प्रोटॉन के रूप में इजीली वहाँ से रिमूव कर देगा और इस कारण से कीटोन की का जो एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एसीटोन दिया गया है, एसीटोन में कि जो pK की वैल्यू है 20 है जो कि काफ़ी ज़्यादा है, जबकि मोनोक्लोरो एसीटोन है जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप है, -I इफेक्ट वाला ग्रुप है जो जुड़ा हुआ है, तो उसकी pKa की वैल्यू क्या है 17 है। और यदि यहाँ पे 2 -I इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं डाइक्लोरो एसीटोन में तो इस स्थिति में क्योंकि इस अल्फा कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई है तो ये आसानी से इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके प्रोटॉन को रिलीज कर देगा। तो इस कारण से इसकी pKa की वैल्यू 15 है, इन सब में सबसे कम है। तो इस तरह से जो -I इफेक्ट वाला ग्रुप अगर जुड़ा हुआ हो अल्फा पोजीशन पर तो उस स्थिति में भी क्या होगा, जो इनोलेट आयन होगा वो स्टेबलाइज्ड हो जाएगा और उसका एसिडिक नेचर वो क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से यदि कोई हाइड्रोजन एटम दो कीटोनिक ग्रुप्स के बीच में कीटोनिक ग्रुप के अल्फा पोजीशन पर हो तो उस स्थिति में भी इनोलेट जो आयन है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और क्या होता है, उस स्थिति में जो उनकी जो एसिडिक नेचर होता है वो सिंपल कीटोन्स की तुलना में उनकी एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है और वो जो एल्कोहल्स उस प्रोसेस में जो अल्कोहल्स का फॉर्मेशन होता है उनकी तुलना में भी उनकी एसिडिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है एसिटिल एसीटोन का। इस एग्जांपल में देखिए एसिटिल एसीटोन की एल्कोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाई गई है तो इनोलेट आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ में इथेनॉल के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन भी हो रहा है जिसकी pK की वैल्यू क्या है 16 है, मतलब एक ही वीक एसिड है।
जबकि एसिटिल एसीटोन की pKa की वैल्यू क्या है, 9 है। तो ये एक एसिडिक नेचर दर्शा रहा है। तो यहाँ पे जो इनोलेट आयन है इस तरह से ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, दूसरे कीटोनों की तुलना में ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है इसके दोनों तरफ दो कीटोनिक समूह यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो दो कीटोनिक समूह होंगे तो उस स्थिति में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है उसकी जो एसिडिक नेचर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। और यदि मान लो कार्बनिक समूह के स्थान पर यदि कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला समूह जुड़ा हुआ हो तो उस स्थिति में क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन एटम जो होता है और ज़्यादा एसिडिक नेचर का हो जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है मेथिल साइनाइड जो कि एथिल एसिड जितना ही एसिडिक नेचर शो करता है। यहाँ पे मेथिल साइनाइड दिया है, इसकी हम बेस के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयन का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ में ही अल्कोहल के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी कि pKa की वैल्यू क्या हो रही है, कम है। तो यहाँ पे यदि इन साइनाइड ग्रुप्स की संख्या को इंक्रीज कर दिया जाए तो उस स्थिति में भी क्या होगा, जो अल्फा हाइड्रोजन की जो एसिडिक नेचर होता है वो इंक्रीज होता जाएगा। जैसे कि ये मेथिल साइनाइड है जिसमें कि एक CN समूह है, साइनाइड समूह है, इसमें 2 साइनाइड समूह है, तो pKa की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर शो कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि 3 साइनो समूह है, साइनाइड समूह है, तो यहाँ पे इसकी जो pKa की वैल्यू 1 ही रहेगी, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर को यहाँ पे शो कर रहा है। आगे इसमें चलते हैं तो ये बता रहा है कि डाई एथिल मेलोनेट और एथिल एसिटोएस्टेट ऐसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं जो कि इनोलेट आयन के द्वारा बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस कर सकते हैं। इन दोनों ही कंपाउंड्स में जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो अल्कोहल की तुलना में ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करता है, और यहाँ पे जब इनकी एथोक्साइड आयनों के साथ में जब इनकी रिएक्शन करवाई जाती है तो ये आसानी से इनोलेट आयन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनमें जो इस तरह के समूह होते हैं वो हाइड्रोजन परमाणुओं की जो एसिडिक रिएक्टिविटी होते हैं उसको शो करते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो डाईएथिल मेलोनेट है इसकी स्ट्रक्चर दी गई है। डाईएथिल मेलोनेट की हम एथोक्साइड आयन के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं तो इनोलेट आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, और साथ में ही एथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी कि pKa की वैल्यू डाईएथिल मेलोनेट की तुलना में क्या है, ज़्यादा है। इसी तरह से दूसरा कंपाउंड है एथिल एसिटोएसिटेट, जिसकी कि एथोक्साइड आयन के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं तो इनोलेट आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, और साथ ही एथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी कि pKa की वैल्यू क्या है, 16 है, जो कि एथिल एसिटेट की तुलना में, एथिल एसिटोएस्टेट की तुलना में क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो ये कंपाउंड होते हैं इनमें जो CH2 समूह होता है वो एक तरह से एक्टिव मिथिलिन ग्रुप के रूप में यह कार्य करता है, क्योंकि ये जो CH2 समूह होता है वो दो कार्बोनिल कंपाउंड्स के दो कार्बोनिल ग्रुप्स के बीच में होता है, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाले ग्रुप्स के बीच में स्थित होता है। जैसे कि मेलोनिक एस्टर में देखिए दोनों तरफ यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप्स प्रेजेंट है मेलोनिक एस्टर में, और दोनों में ही क्या है, एक तरह से ये ऑक्सीजन एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो उस कारण से क्या होता है, ये जो CH2 समूह होता है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इसी तरह से एसिटोएस्टिक एस्टर में भी एक तरफ एस्टर समूह है, दूसरी तरफ कीटोनिक समूह है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये जो CH2 समूह है ज़्यादा एक्टिव नेचर शो कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पे साइनो एसिटिक एस्टर में भी एक तरफ एस्टर समूह है और दूसरी तरफ साइनो समूह है, दोनों ही कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला नेचर है दोनों ही ग्रुप्स का। तो यहाँ पे CH2 समूह एक तरह से एक्टिव मैथिलिन ग्रुप के रूप में यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, और ये तीनों ही कंपाउंड जो है ये इथोक्साइड आयन के साथ में रिएक्ट करके इनोलेट आयन का फॉर्मेशन आसानी से कर देते हैं।